हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन बच्चों। माय नेम इज आदिश खंकार और हम सभी लोग यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का कंटिन्यूएशन करेंगे फॉर एसएससी क्लास 10th। बच्चों, स्टैटिस्टिक्स में हम लोग ने अब तक क्या पढ़ाई किया मैं आप लोग को एक बार बता देता हूँ छोटी सी इसमें कि हम लोग ने बच्चा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा करके था। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मतलब स्टैटिस्टिक्स हमेशा डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए तो इस्तेमाल करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में बच्चों तीन टाइप के रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है। सबसे पहला टाइप होता है बच्चा न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, सेकंड होता है बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और थर्ड होता है बच्चा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। इसका नाम में ही सब कुछ है बच्चों। ऐसे रिप्रेजेंटेशन मतलब मैंने अगर डेटा को नंबर्स के थ्रू, टेबल्स के थ्रू अगर रिप्रेजेंट किया तो उसको हम न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। अगर बच्चों हम लोग ने न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने वहां पे टिक मार्क कर लिया, किया है, ये कैसे पता चला? तो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब बच्चा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का इस्तेमाल करके हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा, मीडियन, मीन एंड मोड, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग ने पढ़ लिए बच्चों ऑलरेडी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सजेस्टेड वीडियोस में भी आ जाएगा बच्चों। सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने ऑलरेडी पढ़ा लिए। तो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होने के बाद बच्चों स्टैटिस्टिक्स को ना सिर्फ नंबर्स और टेबल्स थ्रू बट हम लोग ग्राफिकली और पिक्चर वाइज भी, पिक्टोरियल भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो हम लोग का वो वाला पार्ट अभी भी बाकी है। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में फर्क क्या होता है ये मैं आज आप लोग को इतना नहीं बताऊंगा। हम डायरेक्टली ग्राफिकल स्टार्ट कर देंगे। इवेंचुअली धीरे धीरे आप लोग को पता चल ही जाएगा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में फर्क क्या होता है। आज हम लोग बच्चों यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के दो टाइप्स दिए आप लोग को। सबसे पहला बच्चा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि आपको यहां पे डेटा को अभी टेबल वाइज नहीं तो एक ग्राफ में दिखाना है। तो बहुत इजी होता है बच्चा। अभी ये वाला रिप्रेजेंटेशन क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा बच्चा नंबर्स के थ्रू हम लोग जब टेबल्स में सब कुछ करते हैं तो मानता हूं हमें डेटा मिल जाता है अच्छी तरह से, बट कभी कभी कुछ विजुअली देखना और डायग्रामेटिकली देखना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग दो टाइप के सीखने वाले हैं। सबसे पहला टाइप होने वाला है बच्चा हिस्टोग्राम एंड द सेकंड टाइप इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब बच्चों मैं ये वीडियो में, इस पर्टिकुलर वीडियो में ये दोनों भी कोलैब करने वाला था, बट देन आई थॉट कि दोनों अलग अलग वीडियो बना देते हैं, हिस्टोग्राम के लिए अलग से एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए अलग से, ताकि आप लोग को वीडियो को एक्सेस करने के लिए इजी पड़ सकता है। अगर आप लोग यहाँ पे चैनल में नए हो बच्चों तो अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बच्चों, ताकि मैं आप सभी लोगों को ये सारे कॉन्टेंट्स और भी लाकर दे सकूं। एंड एट द सेम टाइम बच्चा डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल है मेरा, वहां पे मैं ये सारे नोट्स प्रोवाइड करता हूं बच्चों, ज्वाइन करना ना भूले। तो बच्चों आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो होगा हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले बच्चों हिस्टोग्राम मतलब क्या? तो हिस्टोग्राम का मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा स्टेटमेंट बना के दिया है बच्चा। ये कहीं से मैंने उठाकर या फिर डेफिनेशन मैंने ऐसा कहीं से देखा नहीं है, ये डेफिनेशन मैंने खुद बनाया है बिकॉज यहाँ पे बहुत सिंपल रखेंगे हम। हिस्टोग्राम का मतलब होता है हिस्टोग्राम इज अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस रेक्टेंगुलर बार्स जो कि ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जाहिर सी बात है आपको शायद से समझा नहीं होगा। तो बच्चे यहाँ पे क्या बोला है, रेक्टेंगुलर बार्स होने चाहिए। आपको बार डायग्राम पता है बच्चा, जहां पे ग्राफ में आप रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बनाते थे, है कि नहीं? यहां पे ये रेक्टेंगुलर बार्स ही बनाने हैं बट वो कंटिन्यूअस होने वाले। कंटिन्यूअस होने वाले मतलब बच्चा आपका डायग्राम कुछ इस हिसाब से दिखेगा। आप देख सकते हैं बच्चा ये एक तरह का बार डायग्राम जैसा ही है, हम लोग ने जो प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़े थे। बट आप देख सकते हैं बच्चा दोनों बार, दो रेक्टेंगुलर बार्स जो है उन दोनों के बीच में जरा सा भी गैप नहीं है। तो यहां पे एक कंटिन्यूटी में चल रहा है। जहां पे मेरा एक रेक्टेंगुलर बार खत्म होता है वहीं से मेरा दूसरा रेक्टेंगुलर बार चालू हो जाता है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। एंड वन मोर थिंग बच्चों, हिस्टोग्राम हैपेंस टू बी वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक्स फॉर यू इन द चैप्टर। सिर्फ आपको ग्राफ को अच्छी तरह से ड्रॉ करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना आ जाना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट में लिख के दे रहा हूं बच्चों, एंड ये नोट लॉजिकल है बच्चा, कोई रट्टा मारने जैसा नहीं है। लॉजिकल नोट ये है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ कंटिन्यूअस क्लास टू ड्रॉ अ हिस्टोग्राम। इसका मतलब है कि बच्चों अगर आपको क्लास इंटरवल जो दिया रहता है वो क्लास इंटरवल डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए, हमेशा कंटिन्यूअस ही होना चाहिए। इसका लॉजिक क्या है बच्चों? काफी सिंपल है। मान के चलो बच्चों मैं आप लोग एक क्लास इंटरवल देकर रखा 0 to 1 एंड उसके बाद में 0 to 1 होने के बाद 2 to 3 किया, तो जाहिर सी बात है 1 और 2 के बीच में गैप आ गया।
तो अगर आप इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो आपको तो पता ही है बच्चा, अगर ग्राफ में गैप आ जाता है तो आपके रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में भी गैप आ जाएंगे। एंड हिस्टोग्राम में रेक्टेंगुलर बॉक्सेस के बीच में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। तो इसलिए मतलब क्लास, हमारा जो क्लास इंटरवल होगा वो हमेशा कंटिन्यूस होगा। क्या होगा अगर आप लोग को डिसकंटिन्यूस क्लास दिया रहेगा, तो जाहिर सी बात है, हमने ये वाला पार्ट मीडियन एंड मोड में पढ़ा था बच्चों, कि अगर आपका क्लास डिसकंटिन्यूस होता है तो आपको उसको कंटिन्यूस करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड इट इज वेरी इजी टू डू। ओके, चलो हम लोग है ना बच्चा यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लेंगे, बिकॉज एवरीथिंग विल बी सीमिंग वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। हम यहाँ पे सिर्फ 3 क्वेश्चंस करेंगे बच्चा, अलग अलग टाइप के, ताकि आप सभी लोगों को क्लियर हो जाए यहाँ पे। बाकी एक आध 2 क्वेश्चन जो बचे रहेंगे आपके टेक्स्ट बुक में वो आप खुद कर पाओगे, इतना तो यकीन है मुझे। बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन जो लेने वाला हो बच्चा, उसके पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बताना जरूरी है, क्रिंक मार्क। बच्चों क्रिंक मार्क क्या होता है एंड ये कैसा दिखता है ना, मैं ग्राफ में एकदम अच्छी तरह से बताऊंगा। यहां पे एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया हुआ बच्चा, क्रिंक मार्क होता क्या बेसिकली। क्रिंक मार्क मतलब, क्रिंक मार्क इज यूज्ड व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन बिटवीन द ओरिजिन एंड द फर्स्ट क्लास इंटरवल। अब जाहिर सी बात है आपको फिर से ये बात नहीं समझा होगा। इसका मतलब बहुत सिंपल है बच्चों। इसका यह मतलब है कि आपका ग्राफ शुरू होता है ओरिजिन से बच्चों, एंड ओरिजिन होने के बाद बच्चा अगर मुझे एक डेटा देके रखा है, एंड वो डेटा है ना बच्चा, मान के चलो 0 से लेकर डायरेक्टली डेटा स्टार्ट हो रहा है बच्चा 140 से 140, 150, 150, 160 जा रहा है। तो बच्चा आप देख सकते हैं कि 0 से लेकर, जो ओरिजिन से लेकर 140 तक के बीच में भी काफी सारे क्लास इंटरवल्स रहे होंगे। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये सारे डेटा रहे होंगे ना बच्चा। तो ये डेटा मैंने कंसिडर किया नहीं। क्यों नहीं कंसिडर किया? बिकॉज वो डेटा की जरूरत ही नहीं थी, उसका डेटा दिया ही नहीं था। तो बच्चा जो ओरिजिन से लेकर आपका फर्स्ट क्लास इंटरवल के बीच में जब कोई भी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, क्लास इंटरवल्स होते हैं, बट वो दिया नहीं है, तो हम वहां पे क्रिंक मार्क दिखाते हैं। अब वो क्रिंक मार्क कैसे दिखेगा, कैसा होगा, कहां पे यूज होने वाला है, ये तो आप लोग को भी धीरे धीरे क्वेश्चन आंसर्स में ही समझ में आ जाएगा बच्चों, सो डोंट यू वरी अबाउट इट। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, यहां पे वो है प्रैक्टिस सेट 6.4 का, एंड वो है क्वेश्चन नंबर 1। यहां पे लिखा है बच्चा, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब बच्चों हिस्टोग्राम ड्रॉ करना चुटकी भर में हो जाता है, बट फिर भी मैं पहला क्वेश्चन को लेने वाला हूं बहुत ही ज्यादा स्लोली। अगर आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना आता है तो भी बच्चों मैं सजेस्ट करता हूं कि ये वाला वीडियो को, ये वाला पहला क्वेश्चन को आप स्लोली देखें तो समझेंगे, क्योंकि हिस्टोग्राम ड्रॉ करना डिफिकल्ट नहीं होता है, उसके पहले के प्रोसीजर्स को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड वो डिफिकल्ट होता है, जिसको मैं डिसिप्लिन बोलता हूं। बच्चों यहां पे देखो, आपको एक क्वेश्चन रहेगा, जैसे मान के चलो हाइट ऑफ स्टूडेंट्स देके रखा है सेंटीमीटर में और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देके रखा है। तो सबसे पहला नंबर, स्टेप नंबर 1 डिसिप्लिन का ये होगा कि आप डायरेक्टली हिस्टोग्राम ड्रॉ करके नहीं आओगे। सबसे पहला बच्चा यही टेबल को आप फिर से कॉपी करोगे बच्चा, एंड सबसे पहले देखोगे कि क्या क्लास यहाँ पे जो दिया है वो कंटिन्यूअस क्लास है या डिसकंटिन्यूअस क्लास है। तो 135 to 140 के बाद में डायरेक्टली 140 आ गया, मतलब क्लास कंटिन्यूअस है। तो मुझे यहां पे इसको कंटिन्यूअस कन्वर्ट करने की टेंशन नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी कंटिन्यूअस है। तो यहां पे बच्चा हाइट ऑफ स्टूडेंट्स देकर रखा है सेंटीमीटर में, जो कि मैं ऑलरेडी वहां पे सारे वैल्यूज है, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी देकर रखा है। सारे चीजें सेम टू सेम कॉपी करना है बच्चा, दिस इज डिसिप्लिन नंबर 1। आपको नहीं लगता बच्चा कोई भी चीज को कॉपी करके आना मतलब क्या है, इसमें क्या है डिफिकल्ट है? आपको इसमें हाफ मार्क्स अगर मिलते हैं तो बेस्ट है ना। चलो ठीक है, ये हो गया आपका सबसे पहला पार्ट। अभी दूसरा पार्ट क्या है बच्चा, कि ग्राफ को ड्रॉ कैसे करना है। अब बच्चे यहाँ पे सारे डेटास मैंने ऑलरेडी देखे रखे, अभी हम लोग ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बच्चा मान के चलो ये मेरा ग्राफ पेपर है, तो कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चा। देखो बच्चे क्या करते हैं मालूम है, डायरेक्टली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं और हिस्टोग्राम बना लेते हैं। बच्चे हिस्टोग्राम बनाने को उन्होंने खुद बोला है, तो जाहिर सी बात है आप हिस्टोग्राम बनाने को भूलोगे तो नहीं, क्योंकि वही तो ड्रॉ करना है। तो आप इतनी जल्दी हिस्टोग्राम ड्रॉ करने में जाते ही क्यों? आप सबसे पहला वो चीजें करें बच्चा जो आप हमेशा भूल जाते हैं। जैसे आपको पता ही है बच्चा क्या क्या चीजें आप लोग भूलते हैं, एक्स लिखना, एक्स डैश लिखना, ओरिजिन लिखना, स्केल लिखना, इंफॉर्मेशंस लिखना, ये सारे चीजें आप सबसे पहला करोगे। हिस्टोग्राम आप सबसे आखिरी में ड्रॉ करोगे। इज दैट क्लियर? बिकॉज हिस्टोग्राम जल्दी से ड्रॉ भी होता है, एंड वो चीज तो आप भूलोगे नहीं। तो बच्चा मैं आप लोग को बताऊंगा आप क्या क्या चीजें भूलते हो, सबसे पहला वो चीजें करें, उसके बाद ही हिस्टोग्राम ड्रॉ करें। सबसे पहला बच्चा यहां पे देख सकते हैं, मैंने देखो यहां पे एक्स एक्सिस के बीच में देखो एक पर्टिकुलरली एक हार्ट बीट जैसा कुछ तो बनाया है, दिख रहा है बच्चा आप लोग को? इसी मार्क को कहा जाता है बच्चा क्रिंक मार्क।
अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, सर आपने यहां पे क्रिंक मार्क बनाया ही क्यों? वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, बट यहां पे हर जगह पे क्रिंक मार्क बनाना होता है ऐसा जरूरी नहीं है। इस क्वेश्चन में क्रिंक मार्क की जरूरत थी, क्यों बता देता हूं। सबसे पहले देखो बच्चों, एक्स एक्सिस मैंने जो बनाया है बच्चा, क्या आप लोग देख सकते हो वो एक्स एक्सिस है ना, उसके नीचे मैंने 2 बॉक्सेस छोड़े। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, एक बॉक्स छोड़ा तो चलेगा नहीं क्या? उसके पीछे भी एक छोटा सा रीजन है। उसके बाद में बच्चा मैंने यहां पे वाई एक्सिस जो बनाया उसके बीच में भी लेफ्ट हैंड साइड में मैंने 2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ा है। ये क्यों छोड़ा है? बिकॉज वहां पे मुझे काफी सारे इंफॉर्मेशन लिखने हैं। इंफॉर्मेशन के टाइम आप कंजस्टेड वे में नहीं लिख सकते, उसको अच्छी तरह से स्पेशियस वे में लिखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा आप लोग के लिए। नहीं तो छोटा छोटा लिखते जाओगे, गंदा हो जाएगा, पेपर के बाहर जाएगा, बहुत खराब दिखेगा। इसलिए मेंटेन अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्पेस। मैं 2-2 सेंटीमीटर 2-2 बॉक्स का छोड़ता हूं, पहली बात। दूसरी बात बच्चा, यहां पे जैसे ही मैंने एक्सिस लिखा है, यहां पे एक्सेस बना दिए, तो मैं सबसे पहले उसको नाम दूंगा, जैसे एक्स एक्स डैश, y y डैश, एंड जो 2 चीजें यहां पे इंटरसेक्ट होता है उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। ये सारे चीजें करने के बाद ही बच्चों अभी आप लोग क्या करोगे, सबसे पहला बच्चा आप लोग को जो टेबल दिया है उस टेबल में जो क्लास इंटरवल होगा, जो कि हमारे केस में 135, 140, 140, 145 जो क्लास इंटरवल है, वो क्लास इंटरवल किस पर्टिकुलर डेटा का है वो आपको दिखाना पड़ेगा ग्राफ में। मतलब वो हाइट ऑफ स्टूडेंट्स है सेंटीमीटर में, तो आप यहां पे लिखोगे बच्चा हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर, ये आपको लिखना पड़ेगा। नहीं तो डेटा कैसा पता चलेगा कि वो क्या है, 135, 140 एक्चुअल में क्या है, वो एग्जामिनर को कैसा पता चलेगा ना। ओके, उसके बाद बच्चे यहां पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने वाई एक्सिस में लिखा है, मतलब फ्रीक्वेंसी हमेशा आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माय केस, इस पर्टिकुलर केस में है, वो वहां पे लिखेंगे। इज दैट क्लियर? अब बच्चा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद बच्चा हम लोग को यहां पे कुछ पॉइंट्स को शो करने पड़ेंगे। अब बच्चा यहां पे मैंने जो पॉइंट्स को शो किया है, तो उस पर्टिकुलर में सबसे पहला पॉइंट आपका कौन सा है, 135, एंड उसके बाद में कौन सा जा रहा है 140, फिर कौन सा आ रहा है 145, मतलब 5-5-5-5 से आगे बढ़ रहा है। लास्ट नंबर है 155। तो मैंने सारे नंबर्स वहां पे लिख दे, देखो 135, 140, 145, 150 एंड 155। उसके आगे मुझे जाने की जरूरत नहीं थी, मैंने 155 तक ही लिखा बिकॉज लास्ट नंबर 155 था। यहां तक मैंने सारे इंफॉर्मेशन लिखे, समझा। अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है, जो कि मेरा फ्रीक्वेंसी है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप देखोगे बच्चों तो नंबर है 4, 12, 16, 8। अब बच्चों एक बात बताता हूं बच्चों, यहां पे आपको है ना नंबर्स आपको जो चाहे वो चूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी होती है। कुछ बच्चे यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 करते हैं, वो आपकी मर्जी है। नहीं तो कुछ बच्चे यहां पे देखते हैं 4, 12, 16, 8 है सर, तो 2 के टेबल में जा रहा है, तो 2 के टेबल से जाते हैं, जरूर जा सकते हैं, आपकी मर्जी है। मेक श्योर कि आप जो भी हिस्टोग्राम बनाते हैं वो ना ज्यादा एकदम बड़ा भी हो ना एकदम छोटा हो। छोटा होगा तो अच्छा नहीं दिखता, बड़ा होगा तो बहुत ही टाइम वेस्ट हो जाएगा आप लोग का पूरा स्केल से करने के लिए। तो एक अच्छा खासा एवरेज दिखने वाला आप लोग का यहाँ पे हिस्टोग्राम बनना चाहिए। मैंने यहाँ पे आप ही का सोच रखा है बच्चों, 2 के टेबल से गया हूं, तो बच्चा यहाँ पे मैंने ऐसा किया 2, 4, 6, 8, 10 एंड लास्ट नंबर जो मुझे यहाँ पे मिला मैंने 16 तक रखा बिकॉज मैक्सिमम मुझे वहां पे 16 दिख रहा था। यहां पे क्लियर है? अब बहुत सारे बच्चे इधर तक तो कर लेते हैं एंड हिस्टोग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गलत, आप लोग ने यहां पे स्केल को नहीं मेंशन किया है बच्चों, तो स्केल को मेंशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड स्केल कैसे मेंशन करते हैं अभी तक बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है स्केल कैसे मेंशन किया जाता है। बच्चों स्केल मेंशन करने के लिए आप सबसे पहले देखोगे कि आपने एक्स एक्सिस में हर 2 पॉइंट के बीच में कितने सेंटीमीटर का गैप छोड़ा है और हर वाई एक्सिस में हर एक पॉइंट के बीच में कितने सेंटीमीटर का गैप छोड़ा है। जैसे आप देख सकते हैं बच्चे एक्स एक्सिस में 135 से 140 के बीच में आपने 2 बॉक्सेस छोड़े बच्चा, मतलब 2-2 सेंटीमीटर का गैप है। एंड 2-2 सेंटीमीटर में बच्चों आप लोग के यहां पे स्टूडेंट्स के हाइट कितने से बढ़ रहा है, 135 से 140 हो रहा है, मतलब 5-5 से बढ़ रहा है। बट क्या 5 सेंटीमीटर हाइट से बढ़ रहा है। तो आपका स्केल होगा बच्चा यहां पे फॉर एवरी 2 सेंटीमीटर, हर 2 सेंटीमीटर के लिए देयर इज अ 5 सेंटीमीटर हाइट ऑन दी वाई एक्स एक्सिस। उसके साथ साथ बच्चा आप लोग वाई एक्सिस को देखें तो वाई एक्सिस में मैंने 2-2 सेंटीमीटर का गैप ना छोड़कर 1-1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ा। एंड 1-1 सेंटीमीटर में बच्चा हर 1-1 सेंटीमीटर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने कितने से बढ़ रहे हैं, 2-2 स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं। मतलब मैं बोल सकता हूं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स ऑन दी वाई एक्सिस। ये कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट नहीं होता है बच्चा, ये प्रैक्टिस से समझ में आ जाता है, बहुत सिंपल। हर 2 सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर का हाइट है, हर 1-1 सेंटीमीटर में 2-2 स्टूडेंट्स हैं।
एक्स एक्सिस में एंड वाई एक्सिस में रेस्पेक्टिवली। सिंपल था। बच्चा यहाँ पे मैंने बॉक्स बना दिया उसको ताकि वो थोड़ा अच्छा खासा दिखे, आप लोग भी कर सकते हैं। अब बच्चा बारी आती है यहाँ पे हिस्टोग्राम ड्रॉ करने से पहले एक छोटी सी बात कि क्रिंक मार्क क्या है, आप वो ऐसा ऊपर नीचे और ऊपर ऐसा क्यों किया, ये क्रिंक मार्क क्यों बनाया, अब मैं आप लोग को बता देता हूं बच्चों। ध्यान से देखो बच्चा, आपका पहला डेटा है 135 के बाद में आपका दूसरा डेटा 140 है, मतलब हर एक डेटा 5-5 से आगे बढ़ रहा है, 5-5 से आगे बढ़ रहा है ना। 135 से 140 हो रहा है, 140 से 145 हो रहा है, फिर 145 से 150 हो रहा है, 5-5 से बढ़ रहा है। तो उस हिसाब से देखने जाएंगे तो बच्चा ओरिजिन के बाद में डायरेक्टली 135 कैसे आया, ओरिजिन के बाद में 0 to 5 भी तो आना चाहिए था, 5 to, क्योंकि 5-5 से बढ़ रहा है ना, तो 0 to 5 होना चाहिए था, 5 to 10 होना चाहिए था, 10 to 15 होना चाहिए था। ये सारे डेटा कहां पे गायब हो गए, ये सारे डेटा मैंने दिखाए नहीं। क्यों दिखाया नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि हमें 0 से डायरेक्टली 135 में लेना, तो आपको दिखा बच्चा हर एक में 5-5 का गैप है, बट डायरेक्टली 0 और 135 में तो गैप तो अलग ही हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तो वो डेटा मैंने दिखाया नहीं, वहां पे नॉन यूनिफॉर्मिटी हो गई, इसलिए हम लोग एक पर्टिकुलर मार्क का यहाँ पे क्रिंक मार्क का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ये दिखाने के लिए कि बीच में भी बहुत सारे डेटा थे जो हमने नहीं लिया। अंडरस्टूड? एंड दैट इज हाउ क्रिंक मार्क आ जाता है। आई होप बच्चों आप सभी लोगों को अभी क्रिंक मार्क पता चल गया पूरी तरह से। दैट वाज एज सिंपल एज दैट। अब बच्चों लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमारा एक ही चीज बाकी है, वो है हिस्टोग्राम ड्रॉ करना। अच्छी तरह से ड्रॉ करें। 135 से लेकर 140 के बीच में आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4 है, तो आप यहां पे 4 का एक बॉक्स बना दोगे। वेरी सिंपल। बट बच्चों जैसे हमने देखा हमारा नेक्स्ट डेटा जो है वो 140 से 145 है, मतलब डायरेक्टली 140 से ही स्टार्ट होगा एंड 145 में खत्म होने वाला है। वहां पे 12 स्टूडेंट्स हैं, तो आप देख सकते हैं 140 से ही स्टार्ट करके मैंने 12 स्टूडेंट्स बना दिया 145 तक। आप देख सकते हैं आपका यहां पे रेक्टेंगुलर बॉक्सेस है, सीरीज में एक दूसरे को अटैच करके चिपक के आ चुके हैं। यही तो हिस्टोग्राम का मजा होता है। उसके बाद बचा 145 से लेकर 150 में 16 स्टूडेंट्स है, तो यहां पे मैंने 16 स्टूडेंट्स बना दिए। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट 150 से 155 में 8 स्टूडेंट्स हैं, तो वहां पे मैंने 8 स्टूडेंट्स बना दिए। आप देख सकते हैं बच्चा मेरा ब्यूटीफुली ड्रॉन हिस्टोग्राम आपके सामने है। एक और चीज है बच्चा, मन में बहुत सारे लोगों का आता है, क्योंकि 8 स्टैंडर्ड में 9 स्टैंडर्ड में किया था कि शेडिंग करना है क्या। नो नीड ऑफ शेडिंग। शेडिंग आपका टाइम भी वेस्ट करेगा, शेडिंग आपका गंदा भी दिखता है। कभी कभी बहुत सारे बच्चे ऐसा शेडिंग करते हैं, कुछ अलग अलग करते हैं। मैं बोलता हूं 10th स्टैंडर्ड में शेडिंग इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। आप सिर्फ अपने ग्राफ को इस हिसाब से करके भी आओगे, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। दिस इज हाउ यू नीड टू मेंटेन द डिसिप्लिन बच्चा। पहला क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा स्लोली पढ़ाया, बाकी के 2 क्वेश्चंस हम लोग थोड़ा सा फास्ट में पढ़ेंगे, बिकॉज आई थिंक अभी आप लोग को सारी चीजें समझ में आने स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, लेट्स टेक एन अनदर क्वेश्चन बच्चों। यहाँ पे आई होप सभी लोगों को हिस्टोग्राम पता चल गया एंड बहुत ईजी है। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आएंगे बच्चा मिनिमम, डेफिनेटली। ओके चलो, अभी सेकंड क्वेश्चन है बच्चा प्रैक्टिस सेट 6.4 का। मैंने डायरेक्टली थर्ड क्वेश्चन लिया। अब सेकंड वाला क्वेश्चन मैंने क्यों नहीं लिया है, मैं वो आप लोग को बाद में बता दूंगा। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग टेबल द इन्वेस्टमेंट मेड बाय 210 families is shown, प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ हिस्टोग्राम अगेन। तो हिस्टोग्राम से ड्रॉ करना है हमें यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं उसी टेबल को फिर से कॉपी करूंगा, बट सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि क्लास जो है मेरा वहां पे क्लास इंटरवल जो है वो कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। जाहिर सी बात है 10 to 15 के बाद 15 to 20 बोला है तो कंटिन्यूस है। तो आई नीड टू मेक ओनली 2 कॉलम्स। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन 1000 रुपीज आएगा एंड यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिलीज आएगा। सारे चीजें सेम टू सेम कॉपी कर लो बच्चों। कॉपी करने में क्या है, यहाँ पे बच्चों सारे वैल्यूज मैंने लिख लिए हैं एंड यहाँ पे ये सारे वैल्यूज मुझे मिल जाएंगे। 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 एंड ऑल दिस थिंग्स, सारे डेटाज मैंने यहाँ पे लिख लिए बच्चों। अब ये डेटाज मैंने लिखा है, उसी चीज को फिर से हम लोग ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अब इसी डेटा का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ बनाना आता है ना बच्चों सभी लोगों को, फैंटास्टिक। अब बच्चों ये क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया है स्केल में। तो स्केल में चेंजेस आप कैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, मैंने चेंज किया है, तो जरा ध्यान से देखना। उल्टा आप लोग के लिए चेंजेस होने की वजह से थोड़ा कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखो सबसे पहले मैंने यहां पे एक्स एक्सिस बना दिया, बट फिर से क्रिंक मार्क आया। बच्चों जरा वीडियो को पॉज करना एंड सोचना क्यों आया होगा यहां पे क्रिंक मार्क। यहां पे भी क्रिंक मार्क की जरूरत थी क्या, जरा सोचो बच्चों एंड आपको पता चल जाएगा कि यहां पे भी क्रिंक मार्क की जरूरत थी। ओके चलो ठीक है, मैं आपको बाद में बता दूंगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस भी बना दिया, हर एक में 2-2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ा बच्चों, ताकि इंफॉर्मेशन लिखने में जगह मिल सके। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश एंड ओरिजिन लिखना ना भूले। ये सारी चीजें मैं सबसे पहला लिखता हूं।
उसके बाद में बच्चों यहाँ पे आप लोग को एक्स एक्सिस में हमेशा क्लास इंटरवल को लिखना होता है। हमारा क्लास इंटरवल है इन्वेस्टमेंट, जो कि 1000 रुपीज लिखा है, आप भी लिखोगे तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन 1000 रुपीज पूरा लिखना है बच्चों। एंड यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी का कॉलम आता है जो कि नंबर ऑफ फैमिलीज आएगा। वेरी सिंपल। चलो नीचे जरा डॉट्स लिखते हैं बच्चा। मैंने यहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट किया एंड डॉट्स में मैंने सबसे पहला रिप्रेजेंट किया 10, उसके बाद आता है 15, उसके बाद 20, 25, 30 और 35। आपने देखा बच्चा व्हाट इज द बेसिक नेसेसरी चेंज आई हैव डन इन दिस क्वेश्चन एंड द प्रीवियस वन। आपको पता चल ही चुका रहेगा। एब्सोल्युटली बच्चा, हर एक डेटा को मैंने अभी 2-2 सेंटीमीटर का गैप नहीं छोड़ा है, तो हर एक डेटा के बीच में मैंने 1-1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ा। क्यों? ऐसा जरूरी नहीं है। आप 2-2 सेंटीमीटर का भी गैप छोड़ सकते हैं, आप 3 सेंटीमीटर का भी गैप छोड़ सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मैंने इस बार नहीं किया बिकॉज मेरे ग्राफ में मैंने जब देखा, मेरे ग्राफ में 2-2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ रहा था तो जगह नहीं हो रहा था, बट शायद से आपके ग्राफ में हो जाए। तो बच्चा जब भी डेटा ज्यादा बढ़ते जाएंगे ना, कभी कभी ऐसा होता है कि 2-2 सेंटीमीटर का गैप भी आप शायद से नहीं ले पाओ, आपके ग्राफ में वो नहीं बैठ पाएगा। तब यहां पे है ना बच्चा, अकलमंदी वो होगी कि आप लोग 1-1 सेंटीमीटर का ले सकते हैं। इट्स कंप्लीटली फाइन। मैंने यहां पे वही किया। आप चाहो तो 2-2 सेंटीमीटर का ट्राई करना, आपके ग्राफ पेपर में बैठता होगा तो। अब बच्चा यहाँ पे नीचे भी इधर का वाला पार्ट देखो बच्चा, इधर भी मैंने थोड़ा पॉइंट्स कर दिया है वाई एक्सिस में। अगर आप डेटा को अच्छी तरह से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 30, 50, 60, 55 एंड 15 ये सारे के सारे एक्चुअली वैसे 10 के टेबल से भी कर सकते हैं, बट मैं 5 के टेबल से करूंगा, अच्छा खासा दिखेगा। तो 5 के टेबल से गया बच्चा, 5, 10, 15, 20 ऐसा करके। एंड लास्ट नंबर मुझे यहां पे 55 दिख रहा था, इसलिए मैंने 60 तक, यहां नहीं सॉरी 60 ही लास्ट नंबर है तो मैंने 60 तक रख दिया। कुछ बच्चे तो आगे और भी लिख लेते हैं, इट्स कंप्लीटली फाइन। तो बच्चा यहां पे 60 तक लिख लिया मैंने। उसके बाद बच्चों और चीज क्या बचा है, यहां पे स्केल लिखना बाकी है, तो मैंने स्केल लिखा। इस बार स्केल लिखते वक्त बच्चा एक्स एक्सिस को जरा ध्यान से देखे तो स्केल में एक्स एक्सिस में मैंने हर एक को कितने सेंटीमीटर का गैप दिया है, 1 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर नहीं है अभी, 1 सेंटीमीटर। इन 1 सेंटीमीटर में बच्चों मुझे बताओ 10 से लेकर 15 में जा रहा है, मतलब कितने का गैप है, 5। ये सबसे बड़ी गलती है। 5 नहीं बच्चा, इट्स नॉट 5। नीचे देखो इन्वेस्टमेंट में क्या लिखा है, इट इज इन 1000 रुपीज, मतलब 10 से लेकर 15 में 5 का गैप नहीं है, 5000 का गैप है। तो ऊपर क्या लिखोगे स्केल में, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5000 रुपीज ऑन एक्स एक्सिस। हर 1 सेंटीमीटर में 5-5 हजार का डेटा है। क्लियर है? उसी के साथ बच्चों यहां पे y एक्सिस को लिखना ना भूले। और y एक्सिस में मैंने यहां पे हर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर में क्या क्या किया बच्चा, 5-5 से बढ़ रहा है। एंड 5 क्या है, वहां पे फैमिलीज है, तो यहां पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 फैमिलीज ऑन y एक्सिस। एंड दिस इज हाउ आई कैन बॉक्स इट ओवर हियर द स्केल। सिंपल है। अब आपका हिस्टोग्राम बनाना बाकी है, बस उतना ही करना है एंड इट इज डन एंड डस्टेड। बच्चों यहाँ पे हिस्टोग्राम में 10 to 15 के बीच में, हाँ बट एक और बात है, क्रिंक मार्क क्यों आया इसका मैंने आंसर तो नहीं दिया आप लोग को। क्रिंक मार्क देखो बच्चों, यहाँ पे पहला डेटा 10 है, 10 के बाद में 15 है, मतलब 5-5 से बढ़ रहा है। तो बच्चा 0 और 10 के बीच में भी तो गैप है, तो 0 और 10 में 10-10 का गैप है। वैसे तो 5-5 का गैप होना चाहिए ना, 5-5 का गैप होना चाहिए। तो इस हिसाब से तो 0 के बाद में कौन आना चाहिए था, 10 आना चाहिए था क्या? नहीं, 0 के बाद में 5 आना चाहिए था, 5 के बाद में 10 आना चाहिए था। तो 0 से लेकर 5 और 5 से लेकर 10 के बीच में का जो डेटा है, क्या मैंने उसको रिप्रेजेंट किया? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं किया? बिकॉज उसकी जरूरत नहीं पड़ी। तो वो डेटा को यहाँ पे नहीं दिखाया है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रिंक मार्क ड्रॉ किया। आई होप सभी लोगों को पता चल गया बच्चों क्रिंक मार्क कभी ड्रॉ करना है। ग्रेट। अब बच्चा 10 to 15 के बीच में 30 स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पे 30 आएगा। 15 to 20 के बीच में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो यहां पे 50 आएगा एकदम ऊपर की तरफ। उसके बाद में बच्चा 20 से लेकर 25 के बीच में 60 स्टूडेंट्स हैं, तो यहां पे 60 एकदम ऊपर लास्ट मोमेंट तक जाऊंगा। उसके बाद 25 to 30 में 55 स्टूडेंट्स हैं, तो यहां पे 55 तक करूंगा बच्चा। आप देख सकते हैं मैंने 5 का टेबल यूज किया, इसलिए 55 ड्रॉ करना ज्यादा इजी हो गया। कुछ बच्चे 10 का करते हैं तो थोड़ा सा आप लोग को मिडल वाला वैल्यू ढूंढना मुश्किलें हो सकती है, बट इट्स क्वाइट ईजी, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, 30 से लेकर 35 के बीच में 15 स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने 15 स्टूडेंट्स दिखा दिया यहां पे बच्चों। आप देख सकते हैं बच्चा, भले ही मेरा पहले के हिस्टोग्राम से ये वाला हिस्टोग्राम थोड़ा सा थिन हो चुका है, बट फिर भी बच्चा हिस्टोग्राम इज लुकिंग सो गुड। ओके, सो यू कैन इजीली मेक सच काइंड ऑफ थिंग्स। अच्छा खासा पेंसिल यूज करना बच्चों, नॉट टू शार्प, नॉट टू क्या बोलते हैं एकदम ब्लंट होता है वैसे भी नहीं। ओके, एक्स्ट्रा डार्क वगैरह ज्यादा इस्तेमाल मत करना बच्चा, बहुत गंदा हो जाता है। यूज अ नॉर्मल पेंसिल ओनली, बट आपको थोड़ा यूज करना आना चाहिए, प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा अच्छा खासा जमेगा। ओके, सो
दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ अ हिस्टोग्राम एंड इट इज क्वाइट सिंपल बच्चों। चलो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे आज का हिस्टोग्राम का बच्चा। एंड द लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने क्यों लिया है ये तो आप खुद बताने वाले। प्रैक्टिस सेट 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 लिया है बच्चों मैंने यहाँ पे। 6.4 में टोटल 4 क्वेश्चन है। मैंने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लिया है बच्चा। फोर्थ क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं लिया बिकॉज वो कंप्लीटली सेम है बच्चों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की तरह, वो आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा ईजी है। सेकंड क्वेश्चन लेने के पीछे एक सिंपल सा रीजन था बच्चा। द टेबल बिलो शोज द yield of जॉवर पर एकड़ एंड शो द डेटा बाय हिस्टोग्राम। तो आपको यहां पे जो डेटा देकर रखा है जरा ध्यान से देखना बच्चा, एकदम आंखें खुली रखकर देखना। तो हिस्टोग्राम बनाने से पहले टेबल बनाना इंपॉर्टेंट होता है। तो टेबल बनाने से पहले चेक करना है कि क्लास कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस। आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे यील्ड पर एकड़ जो क्विंटल्स में देकर रखा है वो 2 to 3 के बाद में 3 से शुरुआत ना होकर 4 to 5 में जा रहा है, मतलब 3 और 4 के बीच में गैप आ चुका। तो यहां पे ये तो क्लास क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। कैन वी ड्रॉ अ हिस्टोग्राम विद द हेल्प ऑफ अ डिसकंटिन्यूस क्लास? नेवर। सो व्हाट आर वी सपोज टू डू? वी आर सपोज टू कन्वर्ट दिस इनटू अ कंटिन्यूअस क्लास। तो बच्चों इसलिए मैंने यहां पे 3 कॉलम ड्रॉ कर दिए बच्चों। एंड 3 कॉलम में आप देख सकते हैं यील्ड पर एकड़ के बाद में नंबर ऑफ फार्मर्स के बाद में यहां पे मैंने सारे वैल्यूज तो वैसे के वैसे तो लिख लिए, ये सारे वैल्यूज वैसे के वैसे तो है ही, बट उसके साथ साथ बच्चा यहां पे यील्ड पर एकड़ के बाद में बीच में मैंने एक जगह छोड़ी बच्चा, वो है कंटिन्यूअस क्लास के लिए। तो कंटिन्यूअस क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था बच्चा यहां पे लाना। एंड कंटिन्यूअस क्लास, एक डिसकंटिन्यूअस क्लास को कंटिन्यूअस क्लास में कैसे कन्वर्ट किया जाता है बच्चों, आप सभी लोगों को पता है क्योंकि हमने इसको मीडियन और मोड में सीखा था। आपने अगर वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देखना बच्चों, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका ऑलरेडी है। यहां पे बच्चों हमने क्या सीखा था कि कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस बच्चा 3 से लेकर 4 है, मतलब 1 का गैप है। अगर 1 का गैप है बच्चों तो आप इसको अच्छी तरह से एक्सटेंडेड करने के लिए क्या करोगे, इधर से 0.5 कम करोगे लोअर लिमिट से और अपर लिमिट से 0.5 को ऐड करोगे। तो 2 को लोअर लिमिट जो 2 है उसको 0.5 से कम करोगे तो वो 1.5 बनेगा। एंड 3 जो अपर लिमिट है उसको 0.5 से ऐड करोगे तो 3.5 बनेगा। सो 1.5 से लेकर 3.5 आपका आंसर होगा। एज सिंपल एज दैट। उसके बाद बच्चा सेम टू सेम प्रोसीजर्स आपको नीचे वाले को भी करना है। 4 का बनेगा 3.5, 5 का बनेगा 5.5, तो 3.5, 5.5। एंड आप देख सकते हैं आपका क्लास कैसे एक टाइम पे डिसकंटिन्यूअस था, अभी एक्सटेंडेड कंटिन्यूअस क्लास बन गया। एज सिंपल एज दैट। उसके बाद बच्चा 5.5 7.5 बनेगा, फिर 7.5 9.5 बन जाएगा, एंड फिर लास्ट बट नॉट द लिस्ट 9.5 से 11.5 बनेगा। एंड दिस इज हाउ बच्चों आप लोग को यहाँ पे क्लास इंटरवल सारे कंटिन्यूअस मिल गए। अब आप इसको ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स ट्राई टू डू दिस विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। बच्चा यहाँ पे सारे वैल्यूज मेरे ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे, तो उस हिसाब से बच्चा हम लोग का ग्राफ कैसे बनेगा। अभी ये ग्राफ जो बनने वाला है बच्चों यहाँ पे, क्या इसमें डिफिकल्टी है? बिल्कुल नहीं। बट बच्चों यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, क्या इसमें भी क्रिंक मार्क आएगा? द आंसर टू दिस इज आएगा। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट से कि इसमें क्रिंक मार्क नहीं आएगा। एक्चुअली बेसिकली आना चाहिए, क्योंकि मैं बोलता हूं इसमें क्रिंक मार्क क्यों आएगा ये आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैंने एक्स एक्सिस बना दिया, वाई एक्सिस बना दिया, एक्स एक्स डैश लिखा, वाई वाई डैश लिखा, ओरिजिन लिख लिया, फिर मैंने सारे डेटास लिख लिए। नीचे का डेटा क्या है बच्चा, भले ही वो कंटिन्यूअस क्लास बन गया तो कंटिन्यूअस क्लास नहीं लिखना है आप लोग को। वो डेटा किसके लिए था बच्चा? यील्ड पर एकड़ इन क्विंटल्स था, तो वो लिखो। एंड उसके बाद में नंबर ऑफ फार्मर्स थे तो वहां पे लिखो बच्चा। उसके बाद में मैंने सारे डेटास लिखे, तो सबसे पहला डेटा 2 नहीं आएगा इस बार, सबसे पहला डेटा आएगा 1.5, उसके बाद 3.5, एंड दिस विल गो ऑन कंटिन्यूइंग टिल 11.5। सो 1.5 3.5 5.5, इसके बाद में 7.5 9.5 11.5। अब आप देख सकते हैं बच्चा, मैंने तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, इसलिए टाइपिंग में मैं थोड़ा सा वैल्यूज को छोटा लिख सकता हूँ, इसलिए मुझे 1-1 सेंटीमीटर का गैप में भी कोई इतना दिक्कत नहीं हुआ। अगर आप लोग को 1.5 3.5 सब कंजस्टेड नहीं चाहिए तो आप 2-2 सेंटीमीटर का गैप छोड़कर लिख सकते हैं, अच्छा खासा हो जाएगा। ओके, उसके बाद में बच्चा यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है वाई एक्सिस, उसमें देखोगे तो 30 50 55 40 और 20 फिर से 5 के टेबल में अच्छे तरह से जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 का टेबल ही इस्तेमाल किया, एंड लास्ट नंबर यहाँ पे इस बार 55 था, इसलिए आई मेंटेन माई थिंग टिल 55 ओनली। यहाँ पे 60 तक तो लिखा है, बट 55 तक जाओगे तो बहुत अच्छा है, आप लोग को 55 तक आंसर मिल जाएगा। ओके बच्चा, अभी ये सारे वैल्यूज आपको यहाँ पे मिल चुके हैं बच्चों। अभी हम लोग को यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले ग्राफ को अच्छी तरह से देखोगे बच्चा, तो ग्राफ में है 1.5 to 3.5। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, 1.5 से 3.5 कितने का गैप है बच्चा? 2 का है ना। एंड 0 से लेकर 1.5 कितने का गैप है बच्चा? 1.5 का। तो आर दिस टू यूनिफॉर्म?
1.5 से 3.5 में जो गैप है और 0 और 1.5 में जो गैप है क्या यूनिफॉर्म है? नहीं। अगर यूनिफॉर्म नहीं है बच्चों तो मैंने क्रिंक मार्क डाल दिया, एज सिंपल एज दैट। हाँ, एक बार ऐसा होता कि 0 to 2 फिर 2 to 4 यूनिफॉर्म हो जाता ना, तो मैं क्रिंक मार्क नहीं डालता। तो आज के क्वेश्चन में मैंने जितने भी सवाल जो लिए यहाँ पे आज के सेशन में, वो सारे के सारे क्रिंक मार्क वाले थे। बट कभी ना कभी तो एक ऐसा भी क्वेश्चन लूंगा बच्चा जहाँ पे क्रिंक मार्क ना हो, ताकि डिफरेंशिएशन करने में आपको आसानी हो। अभी स्केल लिखना ना बोले बच्चा, यहाँ पे स्केल में क्या है बच्चा, हर 1 सेंटीमीटर का गैप रखा है एंड हर 1 सेंटीमीटर में 2-2 का ये आ रहा है। एंड 2-2 क्या है बच्चा, 2-2 एकड़ है, 2-2 क्विंटल्स है। तो यहां पे लिखूंगा बच्चा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 क्विंटल्स, 2 क्विंटल्स पर एकड़ ऑन एक्स एक्सिस। उसके बाद में बच्चा यहाँ पे वाई एक्सिस में हर 1-1 सेंटीमीटर में 5-5 से बढ़ रहा है नंबर ऑफ फार्मर्स। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 फार्मर्स ऑन वाई एक्सिस। वेरी सिंपल, बॉक्स बना दो। उसके बाद में बच्चों लास्ट बट नॉट लीस्ट सिर्फ आपका हिस्टोग्राम बाकी है। 1.5 to 3.5 के बीच में 30 फार्मर्स है, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। फिर बच्चों 3.5 to 5.5 में 50 फार्मर्स है, तो यहाँ पे 50 तक आ जाएगा। देन 5.5 to 7.5 में 55 फार्मर्स है, तो यहाँ पे 55 तक आएगा। फिर 7.5 to 9.5 में 40 का है बच्चों, तो यहाँ पे 40 तक मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। एंड देन लास्ट बट नॉट द लिस्ट बच्चों यहाँ पे 9.5 to 11.5 का है, जो कि 20 है बच्चों यहाँ पे, एंड दिस विल बिकम 20 ओवर हियर। एंड बच्चों मैंने सारे डेटास को यहाँ पे आपके सामने लिखा है, सारे डेटास को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, एंड इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस 3 मार्क के लिए आ जाएंगे हिस्टोग्राम के, एंड इट इज वेरी 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 सिंपल। तो बच्चा आई होप आज का सेशन आपको समझ में आ गया। हिस्टोग्राम का आज हम इतना ही पढ़ेंगे, एंड आप देख सकते हैं बच्चा हिस्टोग्राम के और भी सारे क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही मिलेंगे आप लोग को। कुछ कुछ जगह पे आप लोग को क्लास को डिसकंटिन्यूअस टू कंटिन्यूअस करना पड़ता है, दैट्स द ओनली थिंग यू नीड टू वरी अबाउट, वही एक कंसर्न होता है। एंड उसके साथ साथ बच्चा सारे चीजों को नहीं लिखना बहुत बड़ा भारी पड़ सकता है। एग्जामिनर लेवल में इतना नहीं होता है बच्चा, आगे के लेवल में ज्यादा हो जाता है जब मॉडरेटर या चीफ मॉडरेटर चेक करते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो वहां पे ये सारी चीजें देखी जाती है कि इसने स्केल लिखा है क्या, छोटे छोटे चीजें देखी जाती है बच्चों। तो डोंट मेक अ मिस्टेक इन दैट। हिस्टोग्राम इज समथिंग जो आप लोग भूलोगे नहीं ड्रॉ करने के लिए, इसलिए हिस्टोग्राम बाद में ड्रॉ किया तो भी चलेगा। सबसे पहले सारे चीजों को कंप्लीट करना, क्रिंक मार्क जहां जहां जरूरत हो सके वहां पे डाल देना। तो बच्चों आज आई होप आप लोग को समझ में आ चुका है आज का सेशन। आशा करता हूं बच्चों आप लोग को सब कुछ समझा है। अगर सच में समझा है तो बच्चों शो सम लव एंड सपोर्ट बाय लाइकिंग दिस वीडियो, sharing with all your friends, and don't forget to subscribe as well. And बच्चों don't forget to join my telegram channel as well. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में with another topic of the graphical representation only, जो कि है frequency polygon. तब तक do take care of yourself. Love you all. Thank you so much and happy learning.